एक बात सोचिए, हम जिसे इतिहास कहते हैं वो आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ तारीखें और कुछ फैक्ट्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कहानियों का एक मैदान जंग है और भारत में ये लड़ाई बहुत ही शिद्दत से लड़ी गई है। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे भारत के इतिहास पर पहले कब्जा किया गया और फिर उसे वापस कैसे जीता गया। चलिए चलते हैं साल 1930 के भारत में। जरा उस दौर को महसूस कीजिए। हवा में ना एक अजीब सा तनाव है। ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ ढीली हो रही है और सड़कों पर एक तूफान उबल रहा है। ये सिर्फ कोई मामूली प्रोटेस्ट नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये वो लम्हा था जब एक पूरे देश को अपनी आवाज मिल रही थी। उस वक्त के बॉम्बे के गवर्नर के इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। इनकी बातों में एक हैरानी है और शायद थोड़ा डर भी। वो इसे एक खुला विद्रोह कह रहे हैं। सोचिए, ये एक कॉन्फिडेंट साम्राज्य के शब्द नहीं हो सकते। ये तो उस साम्राज्य की भाषा है जो चारों तरफ से घिर चुका है। और ये कोई छोटा मोटा आंदोलन बिल्कुल नहीं था। जरा सोचकर देखिए, बड़े बड़े शहरों में दुकानें बंद पड़ी हैं, गांव के गांव टैक्स देने से मना कर रहे हैं, हजारों आम लोग, सरकारी मुलाजिम अपनी पक्की पकाई नौकरियां छोड़ रहे हैं और 60,000 गिरफ्तारियां। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बगावत की 60,000 अलग अलग कहानियां हैं। तो सवाल यही उठता है कि आम लोगों का एक आंदोलन इतना पावरफुल कैसे बन गया कि उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। देखिए, इसका जवाब सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि इतिहास को लिखा कैसे जाता है और हाँ, कैसे उसे दोबारा लिखा जाता है। अच्छा, इस विद्रोह को ठीक से समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि यह किसके खिलाफ था। और ये जो सिस्टम था ना, वो सिर्फ बंदूक और कानून के दम पर नहीं चल रहा था। नहीं, वो शब्दों से बना था, इतिहास के एक बहुत ही खास, एक बहुत ही सोचे समझे वर्जन से। देखिए, अंग्रेजों ने इतिहास को एक हथियार के तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने स्कूल की किताबें लिखवाईं और एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसमें वो हीरो थे, हीरो जो एक पिछड़े हुए देश को सभ्य बनाने आए थे। बस यही है औपनिवेशिक इतिहास लेखन का निचोड़। मतलब कहानी वो सुनाओ जो जीतने वाले के हक में हो, ताकि उसके राज को सही ठहराया जा सके। अब जरा यहां देखिए, एक तरफ जेम्स मिल जैसे ब्रिटिश इतिहासकार हैं जो कह रहे हैं कि भारत तो हमेशा से पिछड़ा और असभ्य था। उनका दावा था कि भाई ब्रिटिश राज तो जरूरी था, लेकिन फिर पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स ने सच्चाई सामने रखी। उन्होंने बताया कि यह कहानी तो सिर्फ शोषण को सही ठहराने का एक बहाना थी। ये बस एक अलग राय नहीं थी, नहीं, ये कंट्रोल करने का, दिमाग पर कब्जा करने का एक पूरा सिस्टम था। तो ऐसे सिस्टम से कोई कैसे लड़े? एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग पर, उनके अतीत पर भी कब्जा कर चुका हो। इसका जवाब महात्मा गांधी के पास था। और ये कोई एक सीधी सादी प्लानिंग नहीं थी, ये तो बदलाव का एक पूरा इकोसिस्टम था। चलिए देखते हैं कैसे। गांधी जी की स्ट्रैटेजी इसलिए ब्रिलियंट थी क्योंकि वो एक साथ 3 फ्रंट पर काम कर रही थी। पहला, सत्याग्रह, मतलब बड़े पैमाने पर अहिंसक विरोध जिसने पूरे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को जाम कर दिया। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत बनाना। और तीसरा, और ये शायद सबसे क्रांतिकारी आइडिया था, वो था रचनात्मक कार्यक्रम, यानी पुराने सिस्टम के अंदर ही एक नया समाज बनाना शुरू कर दो। ये असल में क्रांति थी। और देखिए, यही तो इसकी खूबसूरती थी। ये तीनों चीजें अलग थलग नहीं थी, ये सब आपस में जुड़ी हुई थी। प्रोटेस्ट से कांग्रेस को ताकत मिलती थी, कांग्रेस आंदोलन को ऑर्गेनाइज करती थी, और जो रचनात्मक कार्यक्रम था वो लोगों को असल में आजाद होने का रास्ता दिखा रहा था। ये बदलाव का एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन गया था। लेकिन रुकिए, लड़ाई आजादी के साथ ही खत्म नहीं हो गई। नहीं, 1947 के बाद इतिहासकारों ने एक नई जंग लड़ी और ये जंग थी भारत की अतीत को वापस पाने की। ये एक तरह से कहें तो इतिहास की किताबों में एक क्रांति थी। तो हुआ ये कि इतिहासकारों का एक नया ग्रुप सामने आया जिसे कहते हैं सबाल्टर्न स्टडीज, और इन्होंने इतिहास देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। इनका फोकस राजा महाराजाओं पर नहीं था बल्कि आम लोगों पर था, किसान, मजदूर, आदिवासी। इन्होंने दिखाया कि ये लोग सिर्फ बेकारे विक्टिम नहीं थे बल्कि इन्होंने खुद अपना इतिहास बनाया था। ये एक्टिव एजेंट थे। बिल्कुल इसी तरह नारीवादी इतिहासकारों ने भारतीय महिलाओं की उस बेचारी असहाय वाली इमेज को चैलेंज किया। उन्होंने उन औरतों की कहानियां सामने रखी जिन्होंने सिर्फ समाज की पुरानी सोच के खिलाफ नहीं बल्कि ब्रिटिश राज के खिलाफ भी जंग लड़ी थी। उनकी हिम्मत और ताकत की वो कहानियां कमाल थीं।
औपनिवेशिक शासकों ने अक्सर आदिवासी समुदायों को जंगली या पिछड़ा बोलकर खारिज कर देते थे, लेकिन नई रिसर्च ने इस पूरी कहानी को पलट दिया। सच तो ये था कि इन समुदायों के अपने बहुत सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल सिस्टम थे और ब्रिटिश शोषण के खिलाफ इनके संघर्ष का एक बहुत लंबा और बहुत मजबूत इतिहास रहा है। और शायद सबसे जरूरी बात, जिन लोगों को सबसे ज्यादा दबाया गया था, उनकी आवाजें आखिरकार सुनी जाने लगी। दलित विद्वानों और एक्टिविस्ट्स ने B.R. अम्बेडकर जैसे दिग्गजों से लेकर आज के विचारकों तक सबने मिलकर जाति व्यवस्था का इतिहास उन लोगों के नजरिए से लिखा जिन्होंने इसे असल में झेला था। उन्होंने सदियों की खामोशी को तोड़ा। तो ये तो साफ है कि भारत के इतिहास को दोबारा लिखने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। उपनिवेशवाद की परछाई बहुत लंबी होती है। आज भी अगर देखें तो हमारे आर्काइव्स ब्रिटिश रिकॉर्ड से भरे पड़े हैं। पश्चिमी नजरिए का असर आज भी अकादमिक दुनिया पर काफी है, और इसका मतलब सीधा सा है कि जो हाशिए पर हैं, उन समुदायों की कहानियों के खो जाने या अनदेखा किए जाने का खतरा अब भी बना हुआ है। तो एक सच्चे, एक सबके इतिहास के लिए जो संघर्ष है वो जारी है। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का मतलब क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अपने अतीत, अपनी कहानी को वापस पाना उतना ही जरूरी है जितना कि राजनीतिक आजादी हासिल करना। जो अपनी कहानी खुद कह सकता है, वही तो अपना भविष्य खुद बना सकता है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। इतिहास का फाइनल चैप्टर कौन लिखेगा? और शायद उससे भी जरूरी सवाल यह है कि हम सब मिलके ये कैसे पक्का करेंगे कि हर एक आवाज सुनी जाए, क्योंकि इतिहास कोई खत्म हुई चीज नहीं है, ये तो हर रोज लिखा जा रहा है।